डेविड धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। उसकी दोनों आंखें जब पूरी तरह से खुल जाती हैं, तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो जब अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि जहां वो कैद है, ये पूरा एक उजड़ा सा धूल मिट्टी से सना घर है। अभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे से कदमों के चलकर आने की आहट आती है। ये स्वास्तिका ही है जो चेहरे पर स्माइल लिए उसके सामने आकर बैठती है। डेविड समझ गया था, लड़की की सुंदरता ने डेविड की बुद्धि पर पत्थर रख दिया था। तभी तो वो इस लड़की के जाल में फंस गया। तू नहीं जानती कि तू किससे उलझ रही है। पछताएगी तू। अभी भी समय है, छोड़ दे मुझे। मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। डेविड अपना दबदबा बनाकर स्वास्तिका को डराने की कोशिश करता है, पर उसी समय 2 कदमों के अंदर आने की आवाज आती है। उसकी चिंता छोड़, खुद की चिंता कर, क्योंकि पछताने वाला तो तू है। गौतम अंदर दाखिल होते हुए कहता है और एक जेलर की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक डंडा है जिसे उसने कंधे पर टिकाया हुआ है। डेविड अपनी आंखें चौड़ी करके देखता है और वो गौतम का चेहरा देखकर समझ जाता है। तू तू तो वही है ना जिसे मेरे आदमियों ने मार मार के अधमरा कर दिया था और तुझे एम्बुलेंस में जाना पड़ा था। वो कह ही रहा होता है कि गौतम उसकी बात को पूरा कर देता है और बोलता है, हाँ वही हूँ। उस दिन मुझे एम्बुलेंस में जाना पड़ा था। हो सकता है आज किसी और को जाना पड़े। तू जानता नहीं है कि तू किससे उलझ रहा है, डेविड कहता है। गौतम ये सुनते ही अपनी आंखों की पुतलियां घुमा लेता है और कहता है, इसके अलावा और कुछ बोलना सीखा नहीं है क्या? गौतम फिर मुद्दे की बात पर आता है और उससे पूछता है, बता, तेरा बेस्ट फ्रेंड बॉबी कहाँ है और कैसे मिल सकते हैं उससे? इस पर डेविड जवाब देता है, उससे मिलना तुम्हारी औकात की बाहर की बात। वो बस इतना ही कह पाता है कि गौतम डंडे से जोर से उसके पेट पे मारता है। डेविड की चीख निकल जाती है। गौतम फिर से कहता है, गलत जवाब, बस वो बताओ जो पूछा है, कहाँ मिलेगा बॉबी? डेविड दर्द से खांसने लगता है। सांस लेने के बाद डेविड फिर से अड़ियल बनते हुए जवाब देता है, कहा ना, तो उससे नहीं मिल सकता। मामूली आदमी लगता है क्या तुझे वो? ये सुनते ही गौतम अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आस्तीन चढ़ाता है, अपनी शर्ट ढीली करता है और स्वास्तिका की तरफ देखकर कहता है, तुम बाहर जाओ, ये देखना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा शायद। गौतम की आंखों में खून उतर आया था। स्वास्तिका कमरे से निकल जाती है। डेविड भी उस वक्त डरा सा लग रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी हिम्मत बनाए रखता है। तुझे शायद नहीं पता कि जब मामूली आदमी की हटती है तो फिर उससे पंगा लेने वाले की टिकट सीधे हॉस्पिटल की कटती है। अभी तेरी टिकट काट देता हूँ, बॉबी की तेरी बात काट दूंगा। गौतम ये बोलकर वो डंडा फिर से उठाता है और उसके बाद सिर्फ 2 आवाजें गूंजती है। एक आवाज डंडे की जो फटाफट फटाफट डेविड की बॉडी पर पड़ रहा था, और दूसरी आवाज डेविड के मुंह से दर्द के मारे निकलने वाली चीखों की। स्वास्तिका कुछ देर बाहर ही रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे गौतम की पिटाई से ही डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये हालात उसके अंदर का जानवर बाहर निकालने वाले हैं। वो मन में सोचती है, गौतम का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। अंजलि और बच्चों की फिक्र इसे सच में खाए जा रही है। थोड़ी देर और उसका टॉर्चर सुनने के बाद स्वास्तिका उसे रोकने अंदर दौड़ जाती है और कहती है, गौतम बस बहुत। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो देखती है कि डेविड का शरीर बहुत बुरी तरह घायल है। कई जगह चोटें थी और खून भी बह जा रहा है। वो बेहोश होता दिख रहा है, लेकिन गौतम रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो अगला वार करने के लिए डंडा उठाता ही है कि डेविड खुद ही बोलता है, बताता हूँ, मारना मारना मत। डेविड अब हार चुका है। स्वास्तिका शुक्र मनाती है कि उसे गौतम को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि वो कमबख्त डेविड मुंह खोले बिना सोए। गौतम डंडे को एक तरफ रखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर वही सवाल और भी खतरनाक तरीके से पूछता है, मुझे बॉबी से मिलना है,
कैसे मिला सकता है? मैं मिलवा सकता हूँ तुम्हें उससे, सिर्फ मैं। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाता है। गौतम उसे एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि स्वास्तिका उसे रोक लेती है और कहती है, बस बहुत हुआ। अगर तुमने उसे जान से ही मार दिया तो कुछ नहीं जान पाएंगे। क्या हुआ है तुम्हें? उसका वो सवाल गौतम के दिल को जैसे चीरता है। वो स्वास्तिका को देखता है और उस कमरे से तेज कदमों से उस डेविड को एक बार देखती है, फिर गौतम के पास जाती है। वो घर से बाहर कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर टिककर खड़ा है। स्वास्तिका उसके पास पहुंचती है, तब देखती है कि गौतम दुखी है। स्वास्तिका उसके कंधे पर हाथ रखती है और उससे माफी मांगती है। वो कहती है, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें ऐसे रूप में देखकर मैं डर गई थी। गौतम उसकी तरफ पलटता है और कहता है, सही किया तुमने। कुछ दिनों से जो भी हुआ है उसने मुझे पागल बना दिया है। मैं ऐसा नहीं हूँ स्वास्तिका, मैं तो केवल एक बिजनेसमैन हूँ। गौतम भावुक हो रहा है। स्वास्तिका की आंखें भी उसका दुख समझती हैं। गौतम अपने दिल की बात आगे कहता है, अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद सी दिखती जा रही है। ना बच्चे हैं साथ, ना प्यार। अब तो किससे प्यार करता हूँ, किससे नहीं, वो भी समझ नहीं आता। एक पत्नी है और एक है जो पत्नी नहीं है या क्या है, खुद समझ नहीं आ रहा है। गौतम अपने आंसू रोक नहीं पाता। स्वास्तिका की भी आंख से आंसू टपकने लगते हैं और वो गौतम का हाथ पकड़कर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और उसे हिम्मत ना हारने को कहती है। वो उसे देखते हुए ये बात गौतम को सही लगती है। वो खुद को संभालने लगता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। और दोनों अंदर चले जाते हैं। गौतम डेविड के बेहोश चेहरे पर पानी मारता है। डेविड थोड़ा सा होश में आता है। पूरी तरह होश में लाने के लिए गौतम उसके गाल पर कुछ हल्के थपेड़े मारकर उसे जगाता है। पानी, पानी। डेविड के मुंह से यही निकलता है। उसे गौतम एक बोतल से पानी निकालकर एक ग्लास में आधा भरकर पिला देता है। फिर पूछता है, अब बताने को तैयार हो या थोड़ी और खातिरदारी करूं? गौतम की बात सुनते ही डेविड तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। डेविड आखिरकार सच बताने को तैयार हो जाता है। जितनी ये रात डेविड के लिए बड़ी तकलीफदायक है, उतनी ही तकलीफ अंजलि और बच्चे भी उठा रहे थे। बच्चों की हालत समय बीतने के साथ साथ गंभीर होती जा रही थी। विवान भी और कमजोर होते जा रहा था। अपनी इस हालत से बाहर निकलने का सोचते हुए अंजलि देखती है कि वंश भी अब भूख से तड़प रहा है। वंश अंजलि से कहता है, माँ, बहुत भूख लग रही है। उसकी आवाज इतनी धीमी और कमजोर निकलती है कि अंजलि भी तड़प जाती है। उसने कभी नहीं सोचा कि ये दिन उसके जीते जी उसके बच्चों को देखना पड़ेगा। रुको बेटा, मम्मा अभी कुछ लाती है खाने के लिए। ये कहकर वो तुरंत ही पाइप से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है तो एक जगह पर उसकी नजर जाकर रुक जाती है। थोड़ी ही दूर पर एक कुत्ता एक डिस्पोजेबल प्लेट पर रखी कुछ खाने की चीज खा रहा है। उसके बगल में एक और वैसा ही प्लेट पड़ा है। अंजलि को इस वक्त और कुछ नहीं सोचता। वो दौड़कर उधर जाती है। साथ ही ये भी ध्यान रखती है कि गुंडों की नजर उस पर ना पड़े। एक और कुत्ता उस दूसरी थाली के पास आ रहा होता है तो अंजलि उसे पत्थर मारकर दूर भगा देती है। फिर कुत्ते के बगल वाली थाली उठाकर वो तुरंत बिना कोई और वक्त गवाए वहां से आ जाती है। पाइप के अंदर आने के बाद वो देखती है कि थाली में रोटी और सब्जी रखी हुई है। रोटी मात्र 3 ही होती है और सब्जी थोड़ी सी, लेकिन दिन भर के भूखे उसके बच्चों के लिए वो भी बहुत है। यही सोचकर वो विवान और वंश को पहले एक एक करके रोटी खिलाती है। उनको खाता देख अंजलि के कलेजे को ठंडक मिलती है। आखिर में एक रोटी बचती है जिसका पहला निवाला वो वंश के मुंह में डालती ही है कि वंश हाथ रोक देता है और अंजलि की मुंह की तरफ करते हुए कहता है, आप भी सुबह से भूखे हो मम्मा, आप खाओ। तब अंजलि भावुक होकर कहती है, तुम दोनों खा लो तो समझ लेना कि मम्मा ने खा लिया। वंश और विवान अंजलि से जिद करते हैं लेकिन वो नहीं मानती और उन्हें ही खिलाती है। तीनों रो रहे हैं। अंजलि उन दोनों के आंसू पोंछती है।
अंजलि के बच्चों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन वो खाना खाना पड़ेगा जितना वो छोड़ दिया करते थे, और वो भी ऐसी जगह से जहां से कुत्ते खाते हैं। कहीं ना कहीं आज बच्चों को अच्छे और भरपेट खाने की कीमत समझ में आ रही है। अंजलि अपनी बिगड़ती हालत किसी तरह अभी भी छुपाने में कामयाब होती है, पर बच्चे इतने कुशल नहीं होते। कुछ ही देर बाद विवान को अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे से साफ समझ में आता है तो अंजलि उससे पूछने की सोचती है, तभी विवान उल्टी कर देता है और उल्टी करने के बाद उसकी बॉडी में ठीक से खड़े होने या बैठने की भी हिम्मत नहीं बचती। उसकी आंखें बार बार बंद होने लगती है। अंजलि डर जाती है। वंश भी ये देखकर समझ रहा है वो कहता कुछ नहीं है। यही वो पल होता है जब अंजलि पूरी तरह से रो पड़ती है। फिर वो कुछ सोचकर अपने आंसू पोंछती है और कहती है, बस बहुत हुआ, अब मम्मा आप दोनों को कुछ नहीं होने देगी। वो बोलती है और पाइप से बाहर निकल जाती है। दोनों बच्चे समझ नहीं पाते, बस एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। वो आराम से चलकर गुंडों के पास जाती है। वो कौन है? पहली वाली किडनैपर अंजलि को सामने से देखकर पहले तो यकीन नहीं कर पाती, फिर ध्यान से देखने के बाद वो भी दंग रह जाती है और कहती है, ये तो अंजलि है, कहाँ से आ रही है ये? वो दूसरा गुंडा जो थक हार कर जमाए मारा होता है वो भी सावधान हो जाता है और वो दोनों तुरंत उसके पास जाते हैं। एक किडनैपर उस पर गन तान देता है। अंजलि अपना हाथ उठा लेती है और कहती है, मैं अब कोई और चालाकी नहीं करूंगी और ना ही तुम लोगों को परेशान करूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। किडनैपर पहले तो अपनी साथी को देखता है, फिर कहता है, आखिर अकल आई गई। अंजलि फिर अपनी बात रखती है और कहती है, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। इस बात पर दोनों लड़के लड़की एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर लड़की पूछती है, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तो क्या अपने बॉस से गालियां सुनते रहने का इरादा है? अंजलि कहती है। इस बात पर दोनों किडनैपर चेप जाते हैं। बोल, क्या चाहिए तुझे? अंजलि कहती है, तुम लोगों को मुझसे मतलब है ना, मैं चलूंगी, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को छोड़ना होगा। ये सुनकर दोनों 1 मिनट का समय मांगकर एक तरफ चले जाते हैं। आपस में बात करते हुए कहते हैं, अब क्या करें? लड़का कहता है, हमें तो दोनों बच्चे भी चाहिए, पैसे तो उनके भी बहुत मिलेंगे। तब लड़की चालाकी से कहती है, बात पूरी करने को कौन कह रहा है? वो कौन सी हमारी मौसी लगती है? एक बार बस कब्जे में आ जाए, फिर देखते हैं। उन दोनों की सहमति होती है और दोनों वापस अंजलि के पास आते हैं और फिर उसकी बात मान जाते हैं। एक और चीज चाहिए, अंजलि कहती है। लड़की बोलती है, अब क्या चाहिए महारानी जी? तब अंजलि पूरी व्यवस्था के साथ जवाब देती है, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मेरे बच्चों को भरपेट खाना। अंजलि के इतना बोलते ही विवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है और अंजलि की घबराते हुए चीख निकल पड़ती है, विवान! कहते हैं ना, वक्त के आगे सब बेबस होते हैं। एक समय था जब अंजलि सभी मुसीबतों से लड़ते हुए एक सक्सेसफुल करियर और अपने बच्चे के साथ दिल्ली में एक शानदार जिंदगी जी रही थी। और वही आज का बदलता हुआ वक्त है। मुसीबतों के सामने उसे झुकना पड़ रहा है। बेहोश होकर गिरे विवान को जैसे तैसे किडनैपर से पानी लेकर पिलाती है। विवान को होश आ जाता है। वो जानती है बच्चे काफी समय से भूखे हैं, उसी वजह से बच्चों में वीकनेस बढ़ रही है। अब अंजलि सिर्फ अपने बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान दे रही है। उसके सरेंडर करने के बाद उसे और बच्चों को दोनों किडनैपर्स ने कवर कर रखा है। कुछ वक्त बाद उनमें से एक किडनैपर बाहर से 3 प्लेट खाना पैक करवा कर लाता है। अंजलि और बच्चों की नजरें खाने पर टिक जाती हैं। किडनैपर खाने की पैकेट्स अंजलि को देते हुए कहता है, जल्दी से खाना खत्म करो, हमें ये जगह छोड़नी है। अंजलि बिना वक्त गवाए उसके हाथों से पैकेट्स ले लेती है। खाना दोनों बच्चों को सर्व करती है। बच्चे बहुत चाव से खाना शुरू करते हैं। खाते खाते दोनों बच्चों के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है और अंजलि के चेहरे पर थोड़ा सुकून झलक आता है।
वो खुद भी खाना शुरू करती है। खाना खाते हुए अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे वंश नोटिस कर लेता है। वो अंजलि से पूछता है, व्हाट हैपेंड मॉम? आप रो क्यों रहे हो? अंजलि मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये कैसा समय आया है। अपने बच्चों से सच तक नहीं बोल सकती, क्योंकि माँ उनके साथ इसके बाद कभी खाना नहीं खा पाएगी और ये देख तक नहीं पाएगी। वंश के पूछते ही विवान भी अंजलि के आंसुओं को नोटिस करता है। वो तुरंत अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, नथिंग बेटा, खाना अच्छा है ना? तभी वंश को डकार आती है और वो कहता है, टेस्टी है मॉम। विवान भी थम्स अप का इशारा करके खाने की तारीफ करता है। तभी किडनैपर थोड़ी ऊंची आवाज करके अंजलि से कहता है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा रहे हो तुम सब, जल्दी करो। किडनैपर्स को भड़कता देख अंजलि, विवान और वंश जल्दी जल्दी खाना फिनिश करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि बच्चों को हैंड वॉश करवाती है और दोनों बच्चों को टाइटली हग करती है। अंजलि का ये हग नॉर्मल हग नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उसने अपने आप को दांव पर लगा दिया है। अंजलि वहां खड़े एक किडनैपर से कहती है, वादे के मुताबिक मेरे बच्चों को घर छोड़ दो और फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अंजलि की बात सुनकर किडनैपर साइड में जाकर अपने एक आदमी को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से एक प्लान सुन। वो फोन पर 2 मिनट की बात करके तुरंत अंजलि और बच्चों को कार में बिठाता है। अंजलि बच्चों से कहती है, चलो बच्चों, ये अंकल्स हमें घर छोड़ेंगे, और कार वहां से निकल जाती है। अंजलि, वंश और विवान गाड़ी में बैठकर महालक्ष्मी देवी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अंजलि थोड़ा वीक फील कर रही है। उसकी आंखें वंश और विवान को निहारती जा रही है। उसके मन में कई विचार समुद्र की लहरों की तरह उफान मार रहे हैं। वो सोच रही है, उसे किडनैप करने वाले लोग आखिर उसके साथ क्या करेंगे? क्या वो उसे मार देंगे या उसके साथ कुछ और करेंगे? कहाँ लेकर जाएंगे? कौन है जो उसे किडनैप करवा रहा है? ये सब सोचते सोचते एक पल को अंजलि के मन में ये भी आ रहा है कि कैसे भी करके इन किडनैपर्स को चकमा देकर बच्चों के साथ निकल जाए। लेकिन अंजलि जानती थी कि अब वो पूरी तरह से ह्यूमन स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन वालों के ट्रैप में फंस चुकी थी। अंजलि को ये भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी मदद करने के लिए आएगा भी। इस समय वो सब तरफ से हार मान चुकी थी। बस कैसे भी करके वंश और विवान उसकी माँ महालक्ष्मी देवी के घर पहुंच जाए। तभी कार चला रहा किडनैपर एक हार्ड ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को साइड में लगाता है। अंजलि थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक महालक्ष्मी देवी का घर नहीं आया है। ड्राइविंग सीट पर बैठा किडनैपर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। अंजलि घबराहट भरी आवाज में पूछती है, क्या हुआ? गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है? किडनैपर लड़की अंजलि को बीच में टोकते हुए कहती है, जस्ट कीप योर माउथ शट। गाड़ी से बाहर निकला हुआ किडनैपर साइड में जाकर कॉल करता है और कहता है, हम लोग पहुंचने वाले हैं। बच्चों को जैसे ही अपनी गाड़ी से उतारूंगा, तुम पीछे से आकर उन्हें फिर से उठा लेना, गाड़ी में डाल लेना और मेरी गाड़ी के पीछे पीछे उन्हें ले आना। वो कुछ देर फोन पे दूसरे आदमी की बात सुन के कहता है, अरे इससे फायदा ये होगा कि ये लड़की कम से कम भागने का कोई नया आइडिया तो नहीं सोचेगी। अंजलि किडनैपर्स के नए प्लान से पूरी तरीके से अनजान है। कुछ ही पल में महालक्ष्मी देवी के घर के नजदीक गाड़ी पहुंच जाती है। घर गली में होने की वजह से गाड़ी कॉर्नर पर ही रुक जाती है। बच्चे और अंजलि गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अंजलि की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। वो वंश से कहती है, जाओ तुम दोनों नानी के घर चले जाओ और तुम दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखना। मॉम बस थोड़ी देर में लौट आएगी। लौट आने की बात मुंह पर आते ही अंजलि रो पड़ती है। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन संभाल नहीं पाती और कस के दोनों बच्चों को हक कर लेती है। दोनों बच्चे अंजलि को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो भी जानते थे कि ये लोग उनकी मम्मा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तब तक गाड़ी से हॉर्न बजने की आवाज आती है
और अंजलि दोनों बच्चों को दिल पे पत्थर रखकर अपने से दूर करती है और गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। इधर गौतम की तमाम कोशिशें बॉबी से मिलने के करीब आती दिख रही हैं। आसान नहीं था क्यों डेविड का मुंह खुलवाना, फिर भी गौतम ने हार नहीं मानी और डेविड के होश में आते ही गौतम फोन करके कहता है, गलत इंफॉर्मेशन देने का सोचना भी मत, क्योंकि बॉबी तक पहुंचने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। गौतम की आंखों में जुनून साफ साफ झलक रहा है। डेविड के होंठ थर थर कांप रहे हैं। उन्हीं कांपते हुए होठों से डेविड कहता है, आसान नहीं है उस तक पहुंचना। कोई नहीं जानता है वो कब कहाँ रहता है। बॉडीगार्ड से घिरा रहता है वो। 20-20 AK-47 गन साथ में लेकर चलते हैं उसके आदमी। VIP वालों की तरह जिंदगी है उसकी। कब कौन से देश में बैठा मीटिंग कर रहा हो कोई नहीं जानता। सिर्फ काम की मीटिंग के लिए मिलता है लोगों से, उसके अलावा वो गायब ही रहता है। ये सुनते ही गौतम थोड़ा हाइपर हो जाता है और कहता है, मुझे सिर्फ बॉबी चाहिए, उसे कैसे भी करके बुला, बस बाकी सारा कुछ मैं संभालूंगा। गौतम एक जोर की लात पास रखी हुई प्लास्टिक की चेयर पर मारता है। डेविड समझ जाता है कि पूरी बात ना बताने पर उसके लिए सिचुएशन और खराब हो जाएगी। गौतम जैसे ही दोबारा हाथ उठाता है, डेविड डर के मारे फिर से बोल पड़ता है, वो किसी भी देसी ड्रग से रिलेटेड डील कभी नहीं छोड़ता। कोई देसी ड्रग की डील अगर उसे देते हैं तो मेरे कहने पर वो आ सकता है, लेकिन वो क्या ड्रग होगा, क्या डील दे सकते हैं मुझसे, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। गौतम बिना वक्त गवाए डेविड से कहता है, मैंने थोड़ा टाइम पहले एक किताब पढ़ी थी, आयुर्वेद जड़ी बूटियों से रिलेटेड, वो बुक हमारी हेल्प करेगी। डेविड को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है, बुक हेल्प करेगी कैसे? डेविड की बातों से गौतम का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहता है, चल बताता हूँ। गौतम अपने मोबाइल में कुछ इमेजेस निकालता है और डेविड के हाथ में फोन पकड़ाता है और कहता है, ये देख, शिमला के पहाड़ों में एक सारंग नाम की खास जड़ी बूटी है जो डिप्रेशन जैसे इलाजों में कारगर साबित होती है। तू बॉबी को फोन पे बताएगा कि इस जड़ी बूटी का ड्रग तुम बना चुके हो, वो तुम बॉबी को देना चाहते हो। करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं इसे बाजार में उतार कर। कैसे भी करके बस बॉबी को उसकी बिल से बाहर निकाल दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी बॉडी पे बॉम्ब बंधा होगा। अगर मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो इसका रिमोट भी मेरे हाथ में होगा। गौतम की बातों से डेविड शॉक हो जाता है। वो पहले तो मना करता है, लेकिन गौतम की मार से डेविड बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। बॉबी को फोन करने के लिए गौतम डेविड को फोन देकर कहता है, पहले अपने आप को रिलैक्स कर लो, नहीं तो बॉबी को शक हो जाएगा। एकदम नॉर्मल बात करना जैसे हमेशा करता है। डेविड एक नंबर डायल करता है। गौतम और स्वास्तिका दोनों फोन के कनेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। फोन कनेक्ट होता है। स्वास्तिका और गौतम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हेलो, हु इज दिस? एक भारी भरकम आवाज दूसरी तरफ से सुनाई पड़ती है। ये आवाज बॉबी की है। डेविड भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहता है, हेलो ब्रदर, डेविड हियर। बॉबी डेविड की आवाज एकदम से पहचान नहीं पाता, लेकिन कुछ समय बाद उसे याद आ जाता है। डेविड, माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। कैसा है मेरा ब्रदर? डेविड भी थोड़ा बॉबी की तरह ही वार्म फील कराने के लिए एनर्जी के साथ कहता है, आई एम सुपर गुड ब्रो। इधर घर बसाया हुआ है अपना भी। फिर वो झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, आप तो पंछी हैं पंछी, घोंसले बदलते रहते हैं। इतना बोलते ही दोनों लाउड हंसते हैं। बॉबी पलट कर जवाब देता है, तुमको तो मालूम है ना, पंछी अपना घोंसला हमेशा छुपा कर रखते हैं। बताओ कैसे याद किया? डेविड कहता है, भाई एक कमाल का नया हाइब्रिड ड्रग मिला है शिमला में। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स में मैजिक का काम करता है। एक्सपेरिमेंट में कर चुका हूँ, समझ लो बाजार में उतारा तो बहुत पैसा छापोगे। बाकी मिलो तो और डिटेल में बताता हूँ। डेविड की कही बात से बॉबी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, सच बोल रहे हो ना? कितने लोगों पर ट्रायल किया है? डेविड जवाब देता है, करीब 300 लोगों पर 95% पॉजिटिव रिजल्ट आया है।
बॉबी थोड़ी देर शांत होकर गहराई से सोचता है। वहीं गौतम और स्वास्तिका उसका जवाब सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं। बॉबी जवाब देता है, ठीक है, अपने ब्रांड वाली शराब बुलवा लो, आता हूं मैं। बॉबी फोन डिस्कनेक्ट करता है। गौतम और स्वास्तिका दोनों एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं। डेविड भी थोड़ी राहत की सांस लेता है। गौतम की कई महीनों की मेहनत अब सफल होने वाली थी। बॉबी खुद चल के उसके पास आने वाला है। अब